हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूथ IAS। मैं नवनाथ भालेराव। आज की डेट है 24 अगस्त एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लीडिंग आर्टिकल है मोर एविडेंस ऑफ इंडियाज फूड इनसिक्योरिटी। आप इस आर्टिकल को मेंस के GS3 के एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इस टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं ड्यूरिंग पेंडेमिक कोविड-19 नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड फूड की काफ़ी मात्रा तक प्रॉब्लम हो चुकी है। जिस तरह से इंडिया में NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक फूड सिक्योरिटी और काफ़ी मात्रा तक इंडिकेटर्स के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है, इसी तरह से एक सोफी रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशंस इन द वर्ल्ड। यह रिपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड पब्लिश की जाती है, मगर इसके इंडिकेटर्स इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहते। इसी रिपोर्ट्स के बारे में हम इस आर्टिकल में डिटेल्स जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग द पेंडेमिक और नॉर्मल सिचुएशन एक बहुत ज़रूरी हर देश के लिए साधन रहता है, लेकिन इंडिया में फूड के लिए इनसिक्योरिटी काफ़ी मात्रा तक बढ़ चुकी है। इसके बारे में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफ़ी मात्रा तक बहुत सी रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ रिपोर्ट में ड्यूरिंग 2014 टू 2019 3.8% ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इंडिया में पाई गई है और ड्यूरिंग 2019 अराउंड 6.2 करोड़ पीपल्स आर इनसिक्योर अबाउट द फूड। इसीलिए इस आर्टिकल में दिस इनसिक्योरिटी को अवॉइड करने के लिए कुछ रिफॉर्म मेजर्स भी बताए गए हैं। फ्रेंड्स, सोफी रिपोर्ट्स दैट इज स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशंस, इस रिपोर्ट में एनुअली 2 फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। इस सोफी रिपोर्ट में फूड इनसिक्योरिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवोल्यूशन ऑफ हंगर मेजर किया जाता है। बट इन 2017 इस सोफी रिपोर्ट में 2 की मेजर्स ऐड किए गए हैं फॉर फूड इनसिक्योरिटी मेजरमेंट। उसमें से पहला है POU प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट एंड सेकंड वन इज प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सेवर फूड इनसिक्योरिटी दैट इज PMFSI। यह दोनों न्यू मेजर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट 2.1 दैट इज एंड हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी इसे अचीव करने के लिए ऐड किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो पहला फैक्टर है POU दैट इज प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, यह फोकस करता है एस्टिमेटिंग द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन फेसिंग क्रोनिक डिफिशियंसी ऑफ कैलोरीज, जो कि लोगों में, जैसे कि आप सब जानते हैं कस्तूरी रंजन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में काफ़ी मात्रा तक लोगों के कंज्यूम्शन ऑफ कैलोरीज पे ध्यान दिया गया था। इसी तरह से POU फैक्टर भी लोगों के कैलोरीज के बारे में जो भी पॉपुलेशन फेस करती है प्रॉब्लम, उसे फोकस करता है। और दूसरा प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सेवर फूड इनसिक्योरिटीज़, यह मेजरली कॉम्प्रहेंसिव मेजर है और इसमें जो न्यूट्रिशियस फूड मिलता है लोगों को उसके लैक ऑफ एक्सेस के बारे में इसमें फोकस किया जाता है। यह जो 2 फैक्टर है, यह 2 फैक्टर बेस्ड ऑन आउटडेटेड डाटा, इन आउटडेटेड डाटा पे मेजर किए जाते हैं। जैसे कि PMSFI यह एनुअल सर्वे है और इसमें जो कुछ कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि फूड इनसिक्योरिटी, उसमें फूड शॉर्टेजेस है, मील का स्कीपिंग है, डाइट डाइवर्सिटी है, लैक ऑफ सोर्सेस है न्यूट्रिशियस के बारे में, इस जैसे काफ़ी मात्रा तक जो भी छोटे छोटे फैक्टर होते हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है और उन्हें एक डाटा बॉक्स में कलेक्ट करके उन्हें एनुअली इस फैक्टर के दौरान पब्लिश किया जाता है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस की और एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का FIES फैक्टर एंड सोफी रिपोर्ट का PMFSI फैक्टर, इन 2 फैक्टर्स को काफ़ी मात्रा में कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर लिया है फॉर द मेजरमेंट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। इसी दौरान यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इस कमीशन ने गैलप टू FIES, इन्होंने FIES के क्वेश्चंस जो भी वर्ल्ड पोल सर्वे
कंडक्ट किया जाता है। इसमें 140 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेट किए जाते हैं। उसमें FAOS कमीशन का जो भी डाटा है वो FIES वर्ल्ड पोल सर्वे इसके दौरान पब्लिश किया जाता है। लेकिन यह फैक्टर्स इंडिया में मेजर नहीं किए जाते। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सर्वे और दिस पब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्ट। इंडिया कभी भी अपने देश में FIES कंडक्ट नहीं कराता है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका सर्वे भी इंडिया में नहीं होता है। और इंडिया का जो सर्वे NSSO इस सर्वे के दौरान होता है, इसके जो एस्टीमेट्स है वो भी इन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में पब्लिश नहीं किए जाते हैं। पिछले कुछ सालों से, कुछ डिकेड से इंडिया का जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मेजर किए हुए जो भी इंडिकेटर्स है फूड इनइक्वलिटी के बारे में, यह PMSFI रिपोर्ट में कभी भी पब्लिश नहीं किए गए हैं। फ्रेंड्स, सोफी रिपोर्ट में 3 ईयर्स का एवरेज एस्टीमेट निकाला जाता है, जिसमें से ऑल ओवर साउथ एशिया एंड होल साउथ एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया, सिर्फ इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके एस्टिमेशंस इस सोफी रिपोर्ट में कभी पब्लिश नहीं किए जाते हैं। ऑल ओवर द एशिया और साउथ एशिया जितने भी कंट्रीज़ है बाय एक्सक्लूडिंग इंडिया, उन सब के फूड इनसिक्योरिटी जो इंडेक्स है, उनके जो एस्टिमेट्स है वह इस रिपोर्ट में पब्लिश किए जाते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी। उस इन्फॉर्मेशन के एवरेज से इंडिया में 27.8% इंडिया की पॉपुलेशन है जो सेवर फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रही है ड्यूरिंग 2014 टू 2016 इन 3 ईयर्स के पीरियड में। और यह प्रपोजिशन 31.6% 2017 टू 2009 में इन 3 सालों के दौरान बढ़ गया है। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल के बारे में कुछ कहा जाए तो उसमें 42.65 करोड़ 2014 में थे, तो 2017 एंड 19 के दौरान इनकी संख्या बढ़कर 48.86 करोड़ तक बढ़ चुकी है। इंडिया जैसा देश जहां पर 22% ऑफ ग्लोबल बर्डन फूड इनसिक्योरिटी को फेस करता है, यह साउथ ईस्ट एशिया के बारे में एक बहुत ही खेदजनक बात है। 2017 एंड 2018 के दौरान नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर का सर्वे हुआ था उसका डाटा पब्लिश किया गया था, लेकिन वह आउटडेटेड डाटा इस नेम से इंडिकेट किया गया है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनका कहना है कि इंडिया में जो NSSO की तरफ से कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर डाटा रिलीज़ किया जाता है, जो पब्लिश किया जाता है, वह सिर्फ सप्लाई साइड मैनेजमेंट की तरफ से पब्लिश किया जाता है। इसमें ना कि जो कंज्यूम्ड फूड की अवेलेबिलिटी दिखाई जाती है, इसमें जो सप्लाई साइड डाटा है वह सिर्फ हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी को शो करता है, ना कि कंजम्पशन अवेलेबिलिटी को। इसीलिए यूनो का कहना है कि अगर इंडिया अपना डाटा NSSO जो एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन रिलीज़ करता है वह पर कैपिटा अवेलेबिलिटी के बारे में ना करके जो एक्चुअल कंजम्पशन होता है, जो एक्चुअल फूड इनइक्वालिटीज़ है, इनसिक्योरिटीज़ है, उसके बारे में अगर पब्लिश करता है, और तो सोफी रिपोर्ट्स में और यूनाइटेड नेशन के FSSI इस इंडिकेटर के बारे में जो भी डाटा पब्लिश किया जाएगा वह इंडिया की हेल्थ इनसिक्योरिटी और फूड इनसिक्योरिटी को मिटिगेट करने के लिए एक अच्छा सा सॉल्यूशन हो सकता है। इस फूड इनइक्वालिटी और डिस्ट्रेस के बारे में इस आर्टिकल में ऑथर ने कुछ रीजंस भी बताए गए हैं। इसमें से सबसे पहला रीज़न इन्होंने बताया है कि ओवरऑल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द पीरियड मार्केटेड बाय डिपेंडिंग एग्रीरियन क्राइसिस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में काफ़ी मात्रा तक एग्रीरियन क्राइसिस है। खेती और एग्रीकल्चरल के बारे में काफ़ी मात्रा तक क्राइसिस जारी है, जिसमें से फॉलिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द एग्रीरियन सेक्टर। हमारे इकोनॉमी के जैसे 3 पिलर है, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसमें से अराउंड 47% GDP एग्रीकल्चर सेक्टर का रहता है, लेकिन इस सेक्टर में काफ़ी मात्रा तक जो इन्वेस्टमेंट होती है वह इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो चुकी है।
और अभी पिछले कुछ डिकेड्स में यानी कुछ साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, काफ़ी हद तक कहा जाए तो 2013 टू 2019 के दौरान जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह काफ़ी मात्रा तक बढ़ चुकी है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रीज़नेबल बताया जाता है डीमोनेटाइजेशन एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह दो प्राइम कॉजेज फॉर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑथर की तरफ से बताए जाते हैं। सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी के बारे में कहा जाए तो वह पीरियड है ड्यूरिंग द रैपिड लॉकडाउन्स पीरियड, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि इसके दौरान जो हंगर प्रॉब्लम है और फूड इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम है वह ज़्यादा मात्रा तक बढ़ चुके हैं। इसीलिए ऑथर का कहना है कि इंडिया अगर जो भी एस्टिमेट्स करता है वह एस्टिमेट्स ग्लोबल लेवल तक जारी किए जाने चाहिए, जिसकी वजह से उनकी तरफ से जो भी एस्टिमेट्स इंडिया को मिलेंगे, जो ग्रेड मिलेगा, वह ग्रेड को ध्यान में रखकर इंडिया फूड इनसिक्योरिटीज़ के बारे में, हेल्थ के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में काफ़ी हद तक आगे बढ़कर जानकारी जुटा सकता है और इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके जो भी क्राइसिस है, जो भी प्रॉब्लम है, उन्हें हम मिटिगेट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है थिंकिंग थ्रू द नेपाल पॉलिसी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं नेपाल ने एक नया मैप बनाकर इंडिया की कुछ टेरिटरी, स्तुता एंड काला पानी, यह जो इंडियन टेरिटरी है इसको अपनी टेरिटरी बताकर उनके मैप में इंक्लूड किया गया था। इसी बात को लेकर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तरफ से क्या किया जाना चाहिए, इसी दौरान यह आर्टिकल है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसमें ऑथर ने बताया गया है कि ऑन द इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली, इन्होंने मोदी जी को कॉल करके इंडिपेंडेंस की बधाइयाँ दी गई थी। यह एक अच्छा साइन है ड्यूरिंग द इंक्रीजिंग द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। बट ऑन द 17 अगस्त इंडिया ने फॉरेन सिक्योरिटी लेवल की तरफ से एक इंडिया नेपाल जॉइंट कमेटी टू रिव्यू द बायलैटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स, इसके लिए एक जॉइंट कमेटी स्थापित की थी और उसके बारे में जो प्रोग्रेस हो गई है उस बायलैटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। यहाँ पर नेपाल की तरफ से जो यूनिलैटरल एक्शन की गई थी, जैसे कि एक तरफ से दूसरे कंट्री के जो टेरिटरी है उसमें अपना हिस्सा बताना, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इंडिया शुड बी विलिंग टू एंगेज द टॉक। इंडिया ने यह जो टॉक है दोनों देशों के बीच मिनिस्टरियल सेक्रेटरी के लेवल पे जो टॉक हो रही है इसे रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया की तरफ से भी कोई यूनिलैटरल चार्ज किया जाता है, कोई यूनिलैटरल चेंज किया जाता है, तो यह इंडिया नेपाल के जो बॉर्डर रिलेशन है इन्हें और ख़राब होने की संभावना हो सकती है। ऑथर ने यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया है कि पिछले 100 सालों से दोनों साइड से बाउंड्री की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं रही है, लेकिन अचानक नेपाल की तरफ से जो यूनिलैटरल एक्शन की गई है, इंडिया का टेरिटरी नेपाल के मैप में दिखाया गया है, इसकी वजह से कुछ जोग्राफिकल एंड बाउंड्रिकल रीज़न भी यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सुगौली ऑफ 1816 इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। स्टूडेंट्स, यह ट्रीटी है जहाँ पर काली रिवर जो है यह दोनों देशों की बाउंड्री तय की गई थी। यहाँ पर नेपाल जो यहाँ पर क्लेम कर रहा है वह है काली जो रिवर है, काली रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वह लिपुलेह पास से लिम्पियाधुरा रिज लाइन तक ईस्ट में बढ़ चुके हैं। और नेपाल का कहना है कि जैसे काली रिवर की ट्रिब्यूटरी लिपुलेह पास से लिम्पियाधुरा रिज लाइन तक बढ़ चुके हैं, वहाँ तक का जो भी एरिया होगा, जो भी टेरिटरी होगा, वह इन द रीजन ऑफ नेपाल आएगा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर कोई देश की हमें बाउंड्री बनानी हो तो वहाँ पर एज एक रिवराइन स्ट्रक्चर एज अ बाउंड्री नहीं तय किया जा सकता। तो ऑथर की कहने से एक्चुअली द काली रिवर इज इटसेल्फ अ डेबेटेबल पॉइंट,
यानी काली रिवर जो एक बाउंड्री बताई गई है इंडिया नेपाल की, यह पहले से ही डेबिटेबल है, लेकिन इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में और जो उसका जो एरिया है लिम्पीधुरिया रिज लाइन, यहाँ तक जो नेपाल ने क्लेम किया है वो एक तरीके से गलत है। फ्रेंड्स, जब यह काली रिवर को दोनों देश के बीच के बाउंड्री तय किया गया था, वह पीरियड था ब्रिटिश पीरियड। और ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडिया नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पर नॉर्थ ऑफ द काला पानी स्प्रिंग, जहाँ तक कुछ किलोमीटर के आसपास आपको लिपुलेह पास दिखता है, इसे ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया एंड नेपाल इन दोनों देश के बीच की बॉर्डर तय किया गया था। यहाँ पर और एक चीज़ बताई गई है, जहाँ पर इन 1969 में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कीर्तिनिधि बिष्ट ने वहाँ पे बॉर्डर के आसपास कुछ 17 विलेजेस थे जहाँ पर नेपाल तिब्बतियन बॉर्डर है, वहाँ पर 1950 में उन्होंने इंडिया को कहा था कि आप अपनी जो फोर्सेस है, जो मिलिट्री है, वह वहाँ से निकाल दीजिए। उन 17 विलेज के कुछ नाम यहाँ पर बताए गए हैं। उनमें से है गुम्शा, मुत्सांग, नामचे बाजार, बुसवा, सेलेबुश, सिमिकोट, तीनकोर, चेपुआ, जुमशुंग, इस तरह के कुछ 17 विलेजेस थे। उस विलेजेस से इंडिया ने अपनी मिलिट्री विड्रॉल की थी, लेकिन इस विड्रॉल का मतलब, इस मिलिट्री विड्रॉल को नेपाल और तिब्बत बॉर्डर से पॉइंट आउट किया था चाइना ने। और इस लिपुलेह पास से जो वेस्टर्न बाउंड्री है, उस वेस्टर्न बाउंड्री को चाइना एंड नेपाल की बाउंड्री मेंशन किया गया था, जहाँ से वेस्ट में थिनर पास इन दोनों चाइना और नेपाल के देश को जोड़ता है। यहाँ पर ऑथर ने 19 अगस्त 2020 यानी कुछ दिन पहले जो एक रिसेंट आर्टिकल आया था हिंदू में ही, उसके बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल में नेपाल के जर्नलिस्ट कनकमानी दीक्षित, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया गया था कि व्हाई नेपाल हैज़ नो इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज नेपाल इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट नेशन। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आर्टिकल में मेंशन किया कि जो नेपाल है, नेपाल इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं मनाता है, क्योंकि नेपाल इटसेल्फ अ इंडिपेंडेंट कंट्री, नेपाल में किसी ने अधिराज्य नहीं किया है, नेपाल यह पहले से ही इंडिपेंडेंट कंट्री है। इस आर्टिकल में यह कहते हैं कि कोई भी देश इंडिपेंडेंट होना यानी कि कॉलोनियल रूल से खुद को आज़ाद कर लेना है, यह एक बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन नेपाल ने ऐसी तरह की कुछ लड़ाई नहीं लड़ी है। नेपाल ने यहाँ तक बताया है कि जो ईस्टर्न रीजन में 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उस दौरान इंडियन लोगों की हेल्प के लिए नेपाल की तरफ से कुछ ट्रूप्स भेजे थे टू फाइट अलॉन्ग साइड विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। यह उन्होंने एक तरीके से हमें हेल्प की, इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। और नेपाल का कहना है कि जिस तरीके से सुगौली ट्रीटी को यहाँ पर मेंशन किया गया है, उस सुगौली ट्रीटी की वजह से जो नेपाल नया मुल्क कहकर अभी क्लेम कर रहा है इंडियन टेरिटरी पे, वह एक तरीके से सही है। दैट वाज द पार्ट ऑफ एक्चुअल नेपाल। यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो दोस्ती है, जो बायलैटरल रिलेशंस है, वह इंटरस्टेट रिलेशन की तरह से एक दूसरे के रिलेशन में बंधे हुए हैं। यहाँ पर यूनिक पीपल टू पीपल रिलेशन है इंडिया और नेपाल के बीच में। जैसे हम मेंशन करते हैं कि इंटरस्टेट रिलेशनशिप्स, उस तरह से इंडिया और नेपाल के दौरान इंटरस्टेट रिलेशंस मौजूद है। और अगर इन दोनों में से कोई भी यूनिलैटरल एक्शंस को ज़्यादा तरीके से बढ़ावा देता है तो दोनों में कुछ क्राइसिस और कुछ ऑफेंसेस क्रिएट होने की ज़्यादा संभावना है। इसीलिए जो नेपाल का स्टेट्स के इल कंसीव्ड टेरिटोरियल क्लेम है, इस क्लेम को इंडिया शुड बी एवरीथिंग, पूरी तरह से जो गुडविल है, एक तरह से नेपाल के पीपल का गुडविल की इंडियन जो पार्ट है काला पानी का, वह हमारा है, इसे एक तरीके से यूनिलैटरल एक्शन कहकर इंडिया ने डिसमिस कर देना चाहिए। इस तरह से इस आर्टिकल में इंडिया नेपाल के बारे में कुछ हिस्टोरिकल प्रूवेंसेस, कुछ जोग्राफिकल रीजंस ऑथर ने बताए गए हैं। इस तरह से आप इस टॉपिक को
GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया नेपाल रिलेशंस, दोनों यूनिलैटरल एंड बायलैटरल रिलेशंस इस टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा तीसरा आर्टिकल है वुमन इंटरप्टेड। इस टॉपिक को आप GS3 के हेल्थ इस टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो अभी कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो रैपिड लॉकडाउन्स किए गए हैं, उस वजह से इंडिया में जो भी हेल्थ केयर की सर्विसेज काफ़ी मात्रा तक डिस्ट्रेस हुई है, इसमें से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है वो है वुमेंस को। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो मेडिकल सर्विसेज है इस लॉकडाउन के दौरान वह काफ़ी मात्रा तक टफर मेजॉरिटी की तरह से हो गई है। वुमेंस जो भी रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ पर जो ग्लोबल रिपोर्ट्स है उन्होंने भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एबॉर्शन सर्विसेज है, जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी कई तरह की प्रेगनेंसीज ऑकर हो गई है, उन प्रेगनेंसीज को हैंड आउट करने के लिए काफ़ी मात्रा तक लोगों को प्रॉब्लम उठाने पड़े हैं। और इस वजह से जो वुमेंस को प्रॉब्लम हो गई, वह उसके मेजर रीज़न है वह है अनइंटेंडेड एंड डिसरप्शन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। यहाँ तक इतना इंक्रीज किया गया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंसेस है और मैटरनल मॉर्टेलिटीज़, यह इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मात्रा तक बढ़ चुकी है। यहाँ पर एक रिपोर्ट का एविडेंस दिया गया है जो कि है मैरी स्टॉपेज इंटरनेशनल रिपोर्ट, MSI रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का कहना है कि 2 मिलियन वुमेन्स मिस्ड आउट ऑन द सर्विस। इस सर्विस से करीब 2 मिलियन वुमेन्स है वह दूर रही है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी टू जून, एंड इनमें सिर्फ 1.3 मिलियन सिर्फ इंडिया से है जो वुमेन्स इन हेल्थ केयर सर्विसेज से साइड में आउटसाइड रह गई है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी अपने रिस्पॉन्सेस में कहा गया है कि 103 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें से 60% फैमिलीज अपने खुद की फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शनल सर्विस की है, 67% फैमिलीज डिस्ट्रप्शन में है, वह पूरी तरह से हेल्थ एंड सर्विसेज के फ्लो में टोटली आउटसाइड रह चुकी है, और 7 मिलियन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज आर एक्सपेक्टेड एंड ऑकर इन 6 मंथ। लॉकडाउन के दौरान कम से कम 7 मिलियन प्रेगनेंसीज आर एक्सपेक्टेड है, एंड उसमें से कुछ ऑकर भी हो चुकी है। यहाँ पर ऑथर की तरफ से एक सजेशन दिया जाता है, वह यह है कि जो एटलीस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज है जो कोविड-19 के दौरान एज ए इमरजेंसी ऑकर हो चुकी है, वहाँ पर एटलीस्ट एबॉर्शन के लिए जो इसेंशियल सर्विसेज है उन्हें ओपन किया जाए, और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है जो कि काफ़ी मात्रा तक वुमेंस को हैम्पर्ड किया गया है, उन सर्विस को एक्सेस दिया जाए। और लैक ऑफ अवेयरनेस ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज अ मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर इन द ड्यूरिंग द लॉकडाउन अबाउट द हेल्थ केयर सर्विसेज, और ऑलमोस्ट 30% ऑफ द एबॉर्शन हो नहीं पाए हैं उन्हें क्लिनिक एंड एरिया क्लोज होने की वजह से। इस तरह से 30% ऑफ द एबॉर्शन को सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली दोनों तरफ से टोटल हेल्थ केयर सर्विसेज से आउटसाइड रह चुकी है। इसमें सबसे मेजर करने वाली बात है जो यहाँ दिए गए कुछ सजेशंस। इन सजेशंस में यह बताया है कि एबॉर्शन यह एक वुमेंस का राइट है, जिसे वुमेंस का सेफगार्ड एंड रिप्रोडक्टिव राइट कहा जाता है। तो इस रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और उन्हें हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल कर देनी चाहिए। उसमें से कुछ यहाँ पर सजेशंस बताए गए हैं जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज एज ए इमरजेंसी अवेलेबल की जा सकती है। उसके कुछ वे हैं, वो है टेलीमेडिसिन, यानी कॉल से मेडिसिन और हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल होना, और लोकल क्लिनिक्स जो है वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनको अवेलेबल रखना, और जो ड्रग सप्लाई की चेन है उसे डिस्टर्ब ना करते हुए जो भी नीडी पर्सन है उनके पास उसे पहुंचाना। इस तरीके से वी कैन असेस इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज द हिंदू में से 3 लीडिंग आर्टिकल को डिस्कस किया गया है।
इस तरह से एग्ज़ाम पास आ गई है फ्रेंड्स, जमकर तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।